कि क्लास कहीं ऐसा तो नहीं पोस्टपोन हो जाए। गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी। कल इकोनॉमिक की क्लास हुई थी, वीडियो प्लेटफॉर्म पे है, शुरुआत करिएगा। बेसिक लेक्चर है पहला। हाँ चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं आज ज्योग्राफी की। तो कल जहाँ रुके थे हम लोग बेटा, वहीं से आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गति है बेटा, है ना। एक दैनिक गति। दैनिक गति मतलब जो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, और एक वार्षिक गति, यानी एक्सिस पे घूमते घूमते वो सूर्य का चक्कर लगा रहे। तो इसे आखिरकार होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है। दैनिक गति से मैंने बताया रात दिन होता है, जो बचपन से पढ़ा है आपने। रात दिन के अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है बेटा जिनका भूगोल बड़ा दूरगामी प्रभाव है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। पहला ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। और वो भी देख रहे हैं पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी बाहर को ढकेलने वाला बल है, वो अलग अलग लगता है। सबसे अधिक कहाँ लगता है बेटा, विषुवत रेखा पर, पढ़ाया गया है आपको, बताया गया है। और सबसे कम कहाँ लगता है बेटा, ध्रुवों पर। कारण हुआ कि पृथ्वी जब निर्मित हो रही थी, यानी सॉलिड नहीं थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही बीच में उभार आ गया, और ऊपर और नीचे से वो क्या हो गई, सिंक हो गई। यानी यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी ध्रुवों पे थोड़ी सी फ्लैट हो गई और विस्तृत क्षेत्रों में उभार आ गया। क्लियर है बेटा। तीसरा कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसका नाम आ चुका है, पढ़ चुके हैं आप, फिर से हम रिपीट कर लें। कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो कोरियोलिस बल क्या है बेटा, कोई बल नहीं है, अ, एक अनुभूति होती है ऐसे बल की। ठीक है। और आगे फेरल ने इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया कि पवन व समुद्री धाराएं अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती, मूल मार्ग पर नहीं चल पाती। और विक्षेपण ये कि विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक, आगे इसकी जरूरत महसूस होगी, है ना बेटा। अब एक हेडिंग बनाओ छोटा सा। दिन, यहां तक तो हो गया था ना बेटा। आगे हेडिंग बनाइए, दिन की अवधि। दिन की अवधि। तो आम बोलचाल में तो हम लोग दिन वन बोलते रहते हैं ना बेटा, कि एक दिन हो गया। तो सामान्य जो हम लोग की समझ है, वो एक दिन को हम लोग बोलते हैं लगभग 24 घंटे, है ना बेटा। लेकिन ज्योग्राफी के जो दिन है वो 3 प्रकार के दिन, उनको डिमार्केट करते हैं, तो तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख के लिखिए। पहले को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, सोलर डे, हिंदी में। हाँ, सौर दिवस। एक दूसरा भी दिन है जिसको हम लोग कहते हैं साइडेरियल डे। बोले बेटा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नाक्षत्र दिवस। और एक तीसरे प्रकार का भी दिन है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं लूनर डे। लूनर डे यानी हिंदी में चंद्र दिवस। तो एक्चुअल में दिन कुछ होता ही नहीं बेटा। क्लियर है। दिन जब भी बोलना होगा तो आपको दिन के साथ कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। आम जीवन में हम दिन बोल के काम चला लेते हैं, ज्योग्राफी में दिन मतलब कुछ नहीं। आपको या तो बोलना पड़ेगा कि सौर दिवस बताइए, नक्षत्र दिवस बताइए और चंद्र दिवस बताइए, और तीनों की अवधि पृथक पृथक है। इसकी अवधि पूरे के पूरे 24 घंटे, न 1 सेकंड कम न 1 सेकंड ज्यादा। इसकी अवधि है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। क्लियर है बेटा। और इसकी जो अवधि है वो है 24 घंटे और 52
मिनट का, यानी मोटा मोटा क्या है 25 घंटे का। क्लियर है? बारी बारी से लिख लें बेटा, थोड़ा सा शब्दों में लिखें। आखिरकार ये डिफरेंसेस काहे आ रहे हैं, कोई वजह होगी ना बेटा, तो थोड़ा लिखें। पहला क्या है बेटा, सौर दिवस लिखें। इसमें पृथ्वी की वार्षिक गति को शून्य मान लिया जाता है। इसमें पृथ्वी की वार्षिक गति को क्या बेटा, शून्य, जीरो मान लिया जाता है। मतलब समझ पा रहे हो? पृथ्वी की वार्षिक गति को क्या बेटा, शून्य मान। मतलब क्या है इसका, देखो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है और घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो हम ये मान लें कि सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रही है, अपनी एक्सिस पर ही खाली घूम रही है। तो जो बिंदु सूर्य के सामने है, भाई चक्कर किसको कहेंगे? जैसे आपसे कहें कि एक चक्कर लगाइए, तो आपका जब घूम के दोबारा मुंह हमारी ओर हो जाएगा तो एक चक्कर होगा। तो कोई स्थान जो सूर्य की ओर है वो दोबारा घूम के सूर्य की ओर आए, इसमें वार्षिक गति को जीरो मान लें, तो पूरा 24 घंटे लगता है। यानी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में पूरा का पूरा 24 घंटे लेती है। लेकिन पृथ्वी रुक के दैनिक गति तो नहीं करती, दैनिक गति करती रहती है, साथ में वार्षिक गति भी होती है। तो उसमें एक एरर आ जाती है, एक त्रुटि आ जाती है। समझ पा रहे हैं बेटा? वो कैसे आती है वो थोड़ा समझिए। एक्चुअल में एक चक्कर का मतलब क्या होता है बेटा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री धरती जो घूमती है वो घूमती है कितनी देर में, 24 घंटे में। बोल नहीं रहे? तो 360 डिग्री 24 घंटे में, तो एक डिग्री क्या बेटा, 24/360। क्योंकि ये घंटे में है तो इसको बदल लें मिनट में, तो ये आ जाएगा आपको 4 मिनट। क्लियर है? इसका मतलब है कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है बेटा, 4 मिनट। और एक मजेदार बात कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है वो 360 दिन में। बोल नहीं रहे? 300, अरे वेरी गुड। 360 दिन में अगर हो जाता तब तो मजा ही आ जाता। कैसे, वो जरा समझे। जैसे ये सूरज है और पृथ्वी इसके चारों तरफ अगर एक चक्कर लगाती 360 दिन में, तो कोई भी बता सकता है कि एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। अरे पूरा एक चक्कर का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। तो अगर 360 दिन में 360 डिग्री घूमती तो कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता। बोल नहीं रहे? यानी एक दिन में पृथ्वी 1 डिग्री आगे बढ़ती। बोल नहीं रहे? लेकिन आपने तो खेल ही बिगाड़ दिया है ना, हम तो खेल सही कर रहे थे। तो वास्तव में पृथ्वी 360 डिग्री जो घूमती है वो 365 दिन में घूमती है। क्लियर है बेटा? यानी 360 डिग्री जो धरती घूम रही होती है वो 365 दिन में। इसका मतलब है कि एक दिन में पृथ्वी 1 डिग्री से थोड़ा कम घूमती है। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ बेटा रवि? नहीं दिक्कत है तो मैं उपलब्ध हूं, बात करें। देखो सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, तो सूर्य के चारों तरफ भी जब एक चक्कर लगाती होगी तो 360 डिग्री ही तो घूमती होगी। बोल नहीं रहे? वो ऑर्बिट चाहे इलिप्टिकल हो चाहे सर्कुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है बेटा, 365 दिन। इसका क्या मतलब है कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री घूम जाती है। बोल नहीं रहे? वही हम थोड़ा सुधार रहे थे कि अगर वर्ष हम लोगों का 360 दिन का होता
तो कैलकुलेशन बड़ा सहज हो जाता। यानी एक दिन में पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पे 1 डिग्री आगे बढ़ती, फिर अगले दिन में 1 डिग्री, फिर अगले दिन में 1 डिग्री, ऐसे 360 दिन में पूरा एक चक्कर हो जाता। लेकिन एक बात कि 360 बटे 365 जब करोगे तो एक दिन में कितना, तो 1 डिग्री नहीं आएगा। बोल नहीं रहे? अरे भाई 360 बटे 360 अगर होता तो एक आता, लेकिन ये तो 360 बटे 360 डिग्री कितने दिन में, 365 दिन में। तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन 1 डिग्री के लगभग ही होगा, लेकिन 1 डिग्री से कम होगा थोड़ा सा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। बोल नहीं रहे? क्योंकि 1 डिग्री पूरा रहता तो 4 मिनट घटाते, तब तो 23 घंटे 56 मिनट होता। बोल नहीं रहे? क्योंकि 1 डिग्री पूरा घूमती नहीं, थोड़ा सा कम रह जाता है, उसके लिए 4 सेकंड और कैलकुलेट करना पड़ता। नहीं समझ पा रहे? ना ना, जबरदस्ती नहीं। मन कहे हाँ तो हाँ, एक्चुअल में धरती ऐसे घूम रही है और धरती सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। अब होता क्या है कि जब वो घूम रही होती उतने में 1 डिग्री आगे बढ़ चुकी होती, या अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, उतनी देर में ऑर्बिट पे भी लगभग 1 डिग्री बढ़ जाती है। तो 1 डिग्री पहले ही कोई स्थान सूर्य के सामने आ जाता है। बोल नहीं रहे? अगर रुक के चक्कर लगाती तो पूरा 24 घंटे लगता। अब 1 डिग्री पहले ही कोई स्थान सूरज के सामने आ जाता तो हम तो मान लेंगे चक्कर हो गया। वो क्यों गड़बड़ी हो रही है? वार्षिक गति के कारण। अगर वार्षिक गति ना हो रही होती, खाली रुकी रहती अपने स्थान पे, तो पूरा 24 घंटे लगता। अब ये क्या हुआ कि जैसे ये ऐसे समझो कि जैसे आप एक चक्कर लगाओ और हम थोड़ा बेईमानी करने के मूड में आ जाए, तो जैसे आप घूमने लगे हम वहां जाके खड़े हो जाए, तो आपका मुंह तो हमारी ओर हो गया, आप तो मान लोगे कि सर चक्कर हो गया, जबकि आपका चक्कर हुआ नहीं है अभी। वो तो हम वहां चले गए, इस वजह से लग रहा है कि आपका मुंह हमारी ओर आ गया। तो 1 डिग्री धरती थोड़ा सा घूम जाती है, तो 1 डिग्री पहले ही कोई स्थान सूर्य के सामने आ जाता है। और 1 डिग्री पहले अगर आ गया तो फिर 24 घंटा तो नहीं होगा। बोल नहीं रहे? 24 घंटे में 4 मिनट बाकी रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री पूरा है नहीं, इसलिए पूरा 4 मिनट नहीं घटाते। पूरा 1 डिग्री होता तो 4 मिनट घटाते, पूरा 1 डिग्री है नहीं, इसलिए आप 4 मिनट कैसे घटाओगे? इसलिए कैलकुलेशन आता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इसमें दोनों गति को कंसिडर किया जाता है, दैनिक गति भी और वार्षिक। क्लियर हुआ? लिख लें। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। भाई दोनों गति साथ साथ हो रही है ना बेटा, बारी बारी थोड़ी हो रही है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य का भी क्या बेटा, चक्कर लगा रही है। इससे एक प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार की एरर आ जाती है। वो एरर क्या होती है बेटा, कि पृथ्वी का कोई बिंदु सूर्य के सामने, ठीक है, पृथ्वी का कोई बिंदु सूर्य के सामने लगभग 1 डिग्री पहले ही आ जाता है। लगभग 1 डिग्री पहले ही आ जाता है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ये वार्षिक गति अगर नहीं होती ना बेटा तो गड़बड़ी नहीं होती।
क्योंकि घूम भी रही है और उधर सूरज का चक्कर भी लगा रहे थे। 1 डिग्री पहले ही कोई स्थान सूरज के सामने लगभग आ जाता है। सूरज के सामने आना ही एक चक्कर कहलाता है ना भैया, बोल नहीं रहे हैं। तो हम तो मान लेंगे कि चक्कर हो गया, हम तो मान लें, कोई स्थान सूर्य के सामने दोबारा अगर आ गया तो हम तो मान लेंगे चक्कर हो गया। लेकिन ऐसा एक गड़बड़ी के कारण हुआ, जैसे मैंने बताया ना, आप भी रुके रहिए, हम भी रुके रहे। आप अपने स्थान पे एक चक्कर लगाइए तो आपका मुंह मेरी और दोबारा आ जाएगा, एक चक्कर हो गया। लेकिन इसमें से कोई एक गड़बड़ी कर दे तो एरर तो आ जाएगी ना, और वो हम गड़बड़ी कर दें कि आप जैसे उधर मुंह घुमाए हम उधर जाके खड़े हो जाए, तो मालूम चला एक चक्कर के पहले ही चक्कर हो गया, और चाहे तो उधर जाके खड़े हो जाए, एक चक्कर से ज्यादा चक्कर करवा दें आपका। आप कहेंगे अरे सर हो तो गया, हम पे कहाँ हो गया, आपका मुंह हमारी ओर आए तो सही, ये गड़बड़ी हो जाती है। देखिए इसीलिए गणना में लगभग 4 मिनट घटा लेते हैं। लगभग क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि पूरा 1 डिग्री है नहीं तो 4 मिनट घटाएंगे नहीं, लगभग 4 मिनट घटाते हैं। इसे हम नक्षत्र दिवस कहते हैं, साइड्रियल डे कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, नक्षत्र दिवस कहते हैं। कोई डाउट बेटा? चलिए भाई, सुनीता आज ऑनलाइन है, ठीक है, ये सुविधा तो रहती है ना कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है वो फैसिलिटी है। भाई द वे किसी दिन उपस्थित ना हो पाए तो घर से या कहीं से आप क्लास करें। चलो बेटा आगे बढ़ें, क्लियर हुआ बेटा? इसीलिए नक्षत्र दिवस की अवधि पूरे 24 घंटे की नहीं वरन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। ठीक है बेटा, अगला लिख लो, चंद्र दिवस। अगला क्या है बेटा, चंद्र दिवस। चंद्र दिवस माने लूनर डे। एक्चुअल में चंद्रमा के सापेक्ष भी बेटा गणना की जाती है। जैसे चंद्रमास नाम सुना होगा, खास करके जो इस्लाम धर्म है इसमें ज्यादातर जो फेस्टिवल वगैरह होते चंद्रमास के आधार पर होते, इसीलिए आप देखते हैं कि उनके त्योहार फिक्स नहीं होते, वो बदलते रहते साल भर, क्योंकि चंद्रमास पूरा 31 दिन का या 30 दिन का थोड़ा ही होता है, उसमें गड़बड़ी होती रहती है। तो थोड़ा सा देखें, हम लोगों का भी वही है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं कि अधिमास जोड़ के एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा होगा, अधिमास, जैसे इस बार सुना सावन 2 महीने का होगा, ऐसे कैसे 2 महीने का होगा? 1 महीना हम लोग जो गड़बड़ी होती है चंद्रमास वाली उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है हम लोग। इसीलिए हम लोग के जो फेस्टिवल हैं उनकी तारीखें लगभग आसपास से ही रहती है, बहुत डिफरेंस नहीं आता। 12। अब ये चंद्रमास वाला क्या मामला है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि इन चीजों को अगर ज्योग्राफी में पढ़ा जा रहा है तो इन चीजों का मतलब जरूर है, मीनिंग जरूर है, बेमतलब हम नहीं पढ़ते, या कल्पनाएं जबरदस्ती नहीं किया गया सिर्फ परीक्षा में पूछने के लिए। इनका कोई उपयोगिता होगी तभी पढ़ा जाता है, या इसलिए पढ़ा गया कि पीसीएस ऊसीएस में क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। भूगोल का विकास इसीलिए किया गया। भूगोल नहीं रहेगा तो कैसे आईएएस पीसीएस की परीक्षा होगी, है ना।
ना भैया, ये भूगोल तब से है जब से परीक्षा ना रही होगी, तो जरा सा समझने की कोशिश करिए। ये पृथ्वी है, बोले चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब यहां मामला थोड़ा उलट है, वहां पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, यहां चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चलो मामा जी यहां पकड़ाए, है ना, और पृथ्वी का यह बिंदु मान लीजिए चंद्रमा के सामने है, और थोड़ा सा ये मान लो कि यही नॉर्थ पोल है, तो पृथ्वी घूम रही है लाइक दिस, बोल नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि ये दोबारा यहां घूम के आ जाए तो एक चक्कर हो जाए। चक्कर भी नहीं पता, एक चक्कर किसको कहेंगे? ए वाला पॉइंट दोबारा घूम के यहां आ जाए तो हम बोलेंगे ना एक चक्कर होगा। और आपने अभी पढ़ा कि एक चक्कर वास्तव में 24 घंटे में हो जाता है, अगर कोई गड़बड़ी ना हो तो भाई ठीक है, ये घूम के यहां आया तो एक चक्कर हो गया। लेकिन 24 घंटे में चंद्रमा वहीं नहीं रुका रहेगा, ये रुका रहेगा नहीं। तो 24 घंटे में चंद्रमा भी अपनी एक्सिस पर, यानी एक दिन में अपनी एक्सिस पर जितना आगे जा सकता होगा उतना आगे तो जाएगा ना, बोल नहीं रहे। अगर चंद्रमा यहीं रुका रहता, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अपने ऑर्बिट पे चंद्रमा यहीं रुका रहता, तो चंद्र जो दिवस होता वो भी 24 घंटे का होता, बोल नहीं रहे। लेकिन धरती जब 24 घंटे में एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगी, तो चंद्रमा तो यहाँ रहेगा नहीं, वो अपनी ऑर्बिट पे कुछ न कुछ तो आगे बढ़ ही जाएगा। वो लगभग 27 से 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। अगर कैलकुलेट करोगे तो एक दिन में ये बढ़ जाता है कितना, 13 डिग्री। यानी धरती अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, उतनी देर में चंद्रमा अपनी ऑर्बिट पे 13 डिग्री आगे की ओर बढ़ जाता है। क्लियर है? अब ये घूम के यहां तो आ गया, लेकिन चंद्रमा तो चला गया यहां। अब चंद्रमा के सापेक्ष एक चक्कर हुआ, चक्कर कब होगा? जब ए बिंदु दोबारा चंद्रमा के सामने आ जाए तब ना। तो ए बिंदु को दोबारा चंद्रमा के सामने आने के लिए 13 डिग्री और चलना पड़ता है, बोल नहीं रहे। जबकि इस जगह पे एक चक्कर हो गया है, अब 13 डिग्री जबरदस्ती वाला है। वो इसलिए है कि चंद्रमा 13 डिग्री आगे भाग चुका है, तो अब इस 13 डिग्री तो पीछा करना पड़ेगा ना। और 13 डिग्री पीछा करने के लिए धरती को 52 मिनट और लग जाता है। क्लियर है? इसलिए चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होती है। खास करके जब आप हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे तो इसकी बहुत उपयोगिता होगी, बहुत जरूरत होगी। ज्वार भाटा नहीं पढ़ पाएंगे, है ना बेटा। दीर्घ ज्वार लघु ज्वार क्या होता है नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको चंद्र दिवस का अंदाजा ना हो। तो लिख लें, लिखें। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर दैनिक गति करती है, तो जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, या ऑनलाइन वाले मित्रों को समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो बताइए, बीच में मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट देखूं। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जब दैनिक गति करती है, उतनी ही देर में चंद्रमा, उतनी ही देर में चंद्रमा अपनी एक्सिस पर, उतनी ही देर में चंद्रमा अपनी एक्सिस पर 13 डिग्री आगे बढ़ जाता है। 13 डिग्री क्या होता है बेटा? आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? चंद्रमा के सामने पृथ्वी के किसी बिंदु को आने के लिए
चंद्रमा के सामने पृथ्वी के किसी बिंदु को आने के लिए 13 डिग्री और घूमना पड़ता है। तेरह डिग्री प्लस हो जाता है, 13 डिग्री और घूमना पड़ता है। अच्छा, अगर आपसे हम ये पूछें एक बहुत सिंपल सा प्रश्न कि चंद्रमा के सामने पृथ्वी के किसी बिंदु को दोबारा आने के लिए कितनी डिग्री घूमना पड़ता है? ये बेटा 373 डिग्री घूमना पड़ता है, जबकि 360 डिग्री में एक चक्कर हो जाता है। लेकिन चंद्रमा के सामने पृथ्वी के किसी बिंदु को दोबारा आने में 373 डिग्री घूमना पड़ता है। 373 गुणे 4/60 कर लेना, 24 घंटे 52 मिनट आएगा। क्लियर है? लिख लें। अर्थात पृथ्वी के किसी बिंदु को चंद्रमा के सामने दोबारा आने के लिए 373 डिग्री घूमना पड़ता है। सहमत हैं? कोई शक? कुछ खाली लिखने आए हैं, है ना? तो लिखो मत भैया, कोई डाउट हो तो क्लियर करते हुए चलो। वैसे लिखाने के लिए तो 2 मिनट में लिखा दिए होते, बोर्ड पे 2 ही मिनट तो लगा लिखने में। आप भी कॉपी कर लिए होते, याद कर लिए होते, बात खत्म। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है वो तो समझना पड़ेगा ना बेटा। क्लियर है बेटा? हाँ, लिखें। स्पष्ट है चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होगी। स्पष्ट है चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होगी। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा बेटा, है ना? और एक सूचना बेटा मैं फिर बार बार दे रहा हूँ, देखो कोई चीजें बड़ी नहीं होती, अभी तो बहुत कठिन चीजें पढ़नी है हम लोगों को। जो भी संदेह पैदा हो यही क्लियर करो, यही का यही क्लियर हो, कहीं कोई उसमें डाउट की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि बाद में पूछेंगे, काहे बाद में पूछोगे, मैं यहाँ काहे के लिए खड़ा हूँ? आप पूछोगे, हो सकता है कई लोगों का भला हो जाए, है ना? हाँ बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग? कोई डाउट पूछो बेटा। जी बेटा। नाक्षत्र दिवस जो है ना बेटा, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का मामला है। इसमें हम पृथ्वी की दोनों गतियों को सम्मिलित करते हैं जो वास्तव में होती है, यानी दैनिक गति भी होती है और वार्षिक गति भी होती है। अब आप ये बताओ कि अपने स्थान पर रुक के अगर 360 डिग्री घूमने पर एक चक्कर होता है और आप इधर भी घूम रहे हो तो गड़बड़ी तो होगी, क्योंकि आप भी डिग्री में ही घूम रहे हो और यहां भी डिग्री में ही घूम रहे हो। तो यहां होता क्या है कि 360 घूमते घूमते 1 डिग्री और आगे आ जाता है। 1 डिग्री पहले ही कोई स्थान धरती का सूर्य के सापेक्ष चला आता है। ये गड़बड़ी होती है सिर्फ वार्षिक गति के कारण। अगर वार्षिक गति न हो रही होती तो 360 डिग्री पूरा घूमना पड़ता। क्लियर है? यानी 24 घंटे का वक्त लगता। तो ना, ये जो सौर्य दिवस हम लोग कहते हैं ये वास्तव में होता थोड़ा ही है। अरे पृथ्वी कभी रुक के दैनिक गति थोड़ी करती है, पृथ्वी तो दोनों गति साथ साथ करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सौर दिवस। माने वास्तव में एक बिंदु को घूमने में 360 डिग्री घूमना ही पड़ता है, और 360 डिग्री मतलब 24 घंटे लगता ही है। लेकिन वास्तव में 24 घंटे लग नहीं पाता, क्योंकि गड़बड़ी होती है कि आप घूम भी रहे हो और एक्सिस पर भी घूम रहे हो। तो 1 डिग्री पहले ही कोई स्थान सूर्य के सामने आ जाता। आप ठीक है? हाँ, उसमें उसमें ज्यादा चलना पड़ता है, उसमें कम चलना पड़ता है, उसमें 1 डिग्री पहले ही मामला निपट जाता है। मैंने इतना सुंदर उदाहरण बताया कि जैसे उनको मैं घूमने के लिए बोलूं और फिर मैं जाके वहां खड़ा हो जाऊं।
आप तो यहाँ एक चक्कर पूरा कर लिए सही मायने में, लेकिन हम तो कहेंगे कि आपका मुंह जब मेरी ओर होगा तब ना हम चक्कर मानेंगे, तो थोड़ा और घूमिए। एक चक्कर से ज्यादा का वक्त तो लग जाएगा ना। चंद्रमा के साथ यही होता है। वो नालायक धरती को चीट करता है, कहता घूमो हम यहीं खड़े हैं, और धरती जैसे घूमना शुरू करती भाग जाता 13 डिग्री आगे। अब धरती घूम के जब आती है अपनी जगह पे तो सरप्राइज हो जाती है कि अरे नालायक किधर गया तो मालूम चला कि 13 डिग्री और आगे भाग गया। तो 13 डिग्री धरती को और घूमना पड़ता है, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो 13 डिग्री घूमने में 13 इंटू 4 52। 13 का पहाड़ा वड़ा आता है ना अच्छा तो ठीक, नहीं जरूरी नहीं है पहाड़ा आना। क्लियर हुआ बेटा? ये 3 प्रकार के दिन है, याद रखिएगा। तीनों की आवश्यकता है भूगोल में। क्लियर है? अब हेडिंग बनाइए बेटा, वार्षिक गति। वार्षिक गति। तो ये वार्षिक गति से क्या होता है? अरे असली बवाल तो उसी से होता है, वार्षिक गति से ही होता है ना। वार्षिक गति में क्या होता है बेटा? वही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मोटा मोटा हम लोग कह देते हैं 365 दिन, जबकि 365 दिन में तो चक्कर लगता नहीं, 365 से थोड़ा ज्यादा ही लगता है। उस अवधि को हम लोग छोड़ देते हैं। बोले बेटा? लगभग 6 घंटे, पूरा 6 घंटा नहीं है, लगभग 6 घंटे। तो 365 दिन और लगभग 6 घंटे का वक्त लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब 6 घंटे का कैलेंडर तो नहीं बन सकता, कैलेंडर दिन के मल्टीपल में होता है। बोल नहीं रहे, इसलिए चौथे साल हम लोग इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 6 घंटा एक साल का, 6 घंटा एक साल का, 6 घंटा एक साल का, 6 घंटा एक साल, तो कितना हो गया? 24 घंटे। तो 24 घंटे हम लोग सीधे बढ़ा लेते हैं। वैसे 6 घंटा पूरा होता नहीं, तो 24 घंटे बढ़ा के गड़बड़ी ही कर लेते हैं, फिर समय आगे हो जाता है, कैलेंडर पीछे हो जाता है। हाँ, जैसे हर 4 साल में जब हम एक दिन बढ़ाते हैं, एक नई गड़बड़ी आ जाती है। वो गड़बड़ी ये आ जाती है कि हम लोग इसको अब कैलेंडर पीछे हो जाता है, ठीक है बेटा, समय आगे। समझ पा रहे हैं? अभी क्या होता है कि अभी समय आगे रहता है, हम लोग कैलेंडर पीछे रहता है। हम 365 दिन का बनाते हैं, जबकि समय 6 घंटा आगे निकल गया। और 4 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब एक दिन पूरा बढ़ाते हैं तो कैलेंडर आगे हो जाता है, वास्तविक समय पीछे हो जाता है। इसको 100 साल में एडजस्ट करते हैं। अब वो कैलेंडर वैलेंडर रीजनिंग में पढ़िएगा तो बताएंगे। इसको एडजस्टमेंट करते रहते तो फिर गड़बड़ी होती है, तो उसको 2000 साल में एडजस्ट करते हैं। ये चलता रहता है, कभी एक्यूरेट हो नहीं पाता, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 365 दिन का भैया एक वर्ष है। क्लियर है बेटा? तो 365 दिन में धरती एक चक्कर लगाती है। इसमें बड़े ड्रामे होते हैं, वो क्यों होते हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा होगी। लिखें, वार्षिक गति के कारण वार्षिक गति के कारण क्या क्या होता है बेटा? जरा पॉइंट बना के पहले लिख लो, फिर हम व्याख्या करते हैं। पहला, रात दिन की अवधि में अंतर। रात दिन दैनिक गति के कारण होता है ना बेटा? और रात दिन की अवधि में अंतर किसके कारण बेटा? वार्षिक गति के कारण। क्लियर हुआ? दूसरा, ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में क्या बेटा? परिवर्तन। एक बात ध्यान से सुनना कि वार्षिक गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। आप कहेंगे आप तो सर लिखाए, हाँ बिल्कुल लिखाए हैं। ऋतु में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है कि एक्सिस पे झुकते हुए वार्षिक गति करना। अगर पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव नहीं होता
अगर कोई एस्टेरॉयड धरती से 4 अरब साल पहले नहीं टकराया होता तो धरती के हर स्थान पे जैसी ऋतु होती वैसे ही साल भर होती, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऋतु का परिवर्तन डेफिनेटली वार्षिक गति से होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव, क्योंकि इसी झुकी हुई अवस्था में वो चक्कर लगाते हैं, इस कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगर एक्सिस नहीं झुकी होती, वर्टिकल होती, और अगर वो फिर वार्षिक गति कर रही होती, ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है बेटा? बड़ा सख्ती में है। ये सिविल सर्विसेज में पूछा कि यदि पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव नहीं होता तो निम्न में से क्या होता। तो तमाम विकल्प था, उसमें से आपको वो विकल्प चुनना था। सब कुछ होता, ऋतु में परिवर्तन नहीं होता। मतलब जहां गर्मी वहां गर्मी, जहां ठंडक वहां ठंडक, जहां जैसा वैसा ही थ्रू आउट ईयर। क्लियर है? लेकिन जो ऋतु का परिवर्तन का खेल चल रहा है वो एक्सिस के झुकाव के कारण हो रहा है। एक नोट बना के जरूर लिखें। लिखें, ऋतुओं के परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण वार्षिक गति के साथ साथ पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है। वार्षिक गति के साथ साथ पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है। तो चलो एक काल्पनिक प्रश्न का उत्तर भी लिख लेते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका न होता, ये काल्पनिक प्रश्न है, तो काल्पनिक प्रश्नों की बहुत ज्यादा जगह तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत काल्पनिक प्रश्न हो सकता है ना? जैसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव न होता, जब हम पूछे तो एक चालाक बच्चा था, उसने कहा कि अगर सर पृथ्वी ही ना होती तब क्या होता, ब्रह्मांड ही ना होता तो क्या होता। अब ये सूडो क्वेश्चन है ना बेटा, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ तो गुंजाइश है। एक्सिस पे झुकाव नहीं होता, यानी एक्सिस कक्षा तल पे परपेंडिकुलर होती, सीधा होता, जो सीधा नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो क्या होता बेटा? ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखें, झुकाव ना होता, अर्थात अर्थात करके लिखो। आप नहीं समझ पा रहे हो, गलती जरा सा हो जाएगी, खेल बिगड़ जाएगा। अर्थात पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल पर लंब होता तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पृथ्वी पर हर जगह गर्मी रहती या हर जगह ठंडी रहती। इसका मतलब यह है कि जहां जैसा रहता वहां वैसा रहता। मतलब कि जिस एंगल पे सूर्य की किरणें धरती से टकराती, साल भर उस स्थान पे उसी एंगल से टकराते। तो जहां लंबवत होती वहां साल भर लंबवत होती, और जहां तिरछी होती वहां साल भर तिरछी होती। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि कहीं यहां लंबवत, कभी वहां लंबवत, कभी इधर वर्टिकल, कभी उधर वर्टिकल, तो खेल बदलता रहता है। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा जो वार्षिक गति है उसको थोड़ा डिटेल में बेटा बात करते हैं। पृथ्वी की एक्सिस जो है वो कक्षा तल पे लंबवत तो है नहीं, वो थोड़ा झुकी हुई है। क्यों झुकी हुई है चर्चा हो चुकी है। किसी ने बताया इसके बारे में? आर एल्डरवर्थ ने बताया। सब भूल भाल रहे हो बेटा। इसके बारे में बताया आर एल्डरवर्थ ने, और उन्होंने बताया कि जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, एक महान इंपैक्ट हुआ, यानी धरती से कोई चीज टकराई
और जिस टक्कर की वजह से धरती का जो एक्सिस है, जो सीधा था, वो झुक गया, हिल गया। मैंने कहीं पढ़ा कि जापान में एक सुनामी आई थी 10 साल पहले, देखा होगा टीवी पे आपने, बड़ा भयानक सुनामी आई थी। और सुनामी जो आती है वो क्यों आती है? अंतः सागरीय भूकंपों के कारण। यानी जब भूकंप सागर के तल पे आते हैं तो पूरा पानी हिल जाता है सागर का। जैसे बाल्टी का पानी हिल जाता है तो छलकने लगता है ना, ऐसे पूरे सागर का पानी जब हिलता है तो किनारों से छलकने लगता है। तो बाल्टी का पानी थोड़ा ही है, सागर का पानी है, और ये छलकेगा तो कायदे से छलकेगा। चढ़ जाता है सीने पे स्थलों के, 40-40, 50-50 मीटर ऊंची तरंगों, लहरों के साथ घुसता है स्थलों पर, तबाही मचाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा कि ये जो भूकंप आया था जापान में, जिसे सुनामी आई थी, इससे धरती की एक्सिस हिल गई, वाइब्रेट कर गई, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि फिर स्थिर हो गई। तो हो सकता है कल को कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए कि एक्सिस फिर इधर उधर हो जाए, और एक्सिस जरा सा इधर उधर हुई तो धरती पे भयानक परिवर्तन होगा, इसके क्लाइमेट में बहुत जबरदस्त चेंज होगा। अब एक्सिस का झुकाव आपके रिक्वेस्ट पे तो हुआ नहीं, कि आपने आग्रह किया था हे धरती माता थोड़ा सा झुक जाइए ताकि यहाँ जीवन शुरू हो जाए धरती पे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके रिक्वेस्ट से हुआ, ये प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ। कल को फिर कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है, कोई नई घटना हो जाए, जीवन को नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो जाए, तो ये सब बेटा चलता रहता है। तो थोड़ा लिखें बेटा, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का, पैरा चेंज करके नीचे से बेटा, पृथ्वी की एक्सिस कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 अंश झुकी हुई है। कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, अथवा कक्षा तल से, अभी हम डायग्राम से सब दिखा रहे हैं बेटा, परेशान मत होइए, अथवा कक्षा तल से कितना बेटा? 66.5 अंश झुकी हुई। ये झुकाव दो है ना बेटा, एक कक्षा तल से, तो कक्षा तल से जो झुकाव है वो कितना है बेटा? 66.5 डिग्री, और कक्षा तल पर जो लंब है उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी दशा में उस सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जरा गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। अब चूंकि हमारे पास सब कुछ यही है, आपके सामने ही है, तो 3D का माहौल बनाना है। अब जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की एक्सिस ऐसे रही होती तो बड़ा अच्छा था, ऐसे दैनिक गति करती और ऐसे ही सूर्य का चक्कर लगाते। वो तो जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जो कोई चीज टकरा के टेढ़ा कर दिया इसको। अब ये इसी दशा में सूर्य का चक्कर लगा रही है, कितना? 23.5 डिग्री। अब गौर से देखो कि ये बिंदु अभी सूरज की ओर है, देख लो, अभी ये इसी दशा में सूर्य का चक्कर लगाएगी धरती। अब ये चक्कर लगाते लगाते लगा लगा जब इधर आई तो वो इलाका जो सूरज की ओर था वो सूरज से दूर हो गया, और जो सूरज से दूर था वो सूरज की ओर हो गया। अब यही घटना होती रहती हमेशा, बोल नहीं रहे। तो अगर गौर से देखो, किसी एक बिंदु पे कल्पना करो, एक सिंगल पॉइंट पे पृथ्वी 23.5 इधर जाती है, ऐसे 23.5 ऐसे, साल भर में तो ऐसे ही मामला बन जाता है ना, यानी 23.5 इधर, 23.5 इधर, और हर तरफ 23.5। हाँ, लेकिन एक ही जगह रोक के नहीं, वो पूरे साल भर जब वो चक्कर लगाती है तो देखो ना, आप आपके सामने ही है, अभी ये 23.5 इधर है। अब ऐसे जब ये घूमती है तो ये हिस्सा भी इधर हो गया। तो अगर ऐसा महसूस होता है जैसे एक ही स्थान पे ये ऐसे ऐसे घूम रही है, कभी सूरज की ओर, कभी सूरज से दूर, कभी ये सूरज से दूर, कभी ये सूरज की ओर,
ये टोटल जो डाइवर्जन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 47 डिग्री। बोल नहीं रहा बेटा। अरे 23 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, तो टोटल डाइवर्जन कितना हो रहा है? अरे 23.5 जोड़ने नहीं आता, 47 डिग्री। तो टोटल जो वाइब्रेशंस हो रहा है पूरे साल भर में वो 23 डिग्री इधर से लेके 23.5 डिग्री इधर तक। अब इसमें होता क्या वो जरा ध्यान से सुनो और देखने की कोशिश करो। जैसे ये पृथ्वी है सपोज करो, नहीं थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लाइन खींचते रह जाऊंगा, है ना। जैसे ये पृथ्वी है सपोज करो, है ना, ये आपकी है, पहचानते हैं आप, विषुवत रेखा। ये आपकी है क्या बेटा? कर्क रेखा। और ये क्या है? मकर रेखा। क्लियर है? और अब सूरज की किरण आ रही है, बोल नहीं रहे, ऐसे आ रही है। हम कैसे दिखा दें इसे? अब कहो तो टार्च सोच कर लेके आए तो दिखाएं, तो हम थोड़ा साइड से दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे। यानी ये ऐसे आ रही है, ठीक है। अब होता यह है कि पूरे साल भर में, अब गौर से अगर देखो तो एक किरण आ रही है जो विषुवत रेखा पे एकदम लंब हो रही है, देखें। लेकिन अगर इसी डिस्क को हम ऐसे और ऐसे घुमा दें, 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, तो क्या ये सूर्य की लंबवत किरणें अब इस पर और इस पर नहीं पड़ने लगेंगी? इसको हम घुमा के ऊपर कर दें, अब ये चलाया यहां, इसको घुमा के नीचे करें तो ये चलाया यहां, तो पूरे साल भर में 23 डिग्री इधर और 23 डिग्री इधर, तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं 23 डिग्री ऊपर से लेके 23 डिग्री नीचे तक घूमती रहती है। क्लियर है भैया जी? इसी का अगर ये झुकाव नहीं होता, इसकी एक्सिस एकदम सीधी होती, तो जहां जिस एंगल पे पड़ रहा है उसी एंगल पे हमेशा पड़ता रहता। बोले बेटा, जहां ठंडक वहां ठंडक, जहां गर्मी वहां गर्मी, साल भर बनी रहती। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक डायग्राम से देखो बेटा। कक्षा तल माने आनंद ज्यादा तुम ही ले रहे हो क्लास का, बोलो। कक्षा तल माने नहीं, अभी आनंद की उम्र है, लेकिन ये उम्र धीरे धीरे बीत जाएगी बेटा, बोलो। नहीं खराब थोड़ी बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, बढ़िया बोल रहे हैं। कक्षा तल माने, चलो नई आइडिया है। और जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, चक्कर लगा रही है, एक कक्षा बनी, ये ऑर्बिट बनी। इस ऑर्बिट का एक तल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा तल। एक प्लेन बनता है। और एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी का कक्षा तल बदलता नहीं है, जैसे जिस तल पे चक्कर लगा रही है तल वही बना रहता है। और ऐसा नहीं कि एक साल ऐसे ऐसे, फिर धरती करने में मजा नहीं आ रहा है तो थोड़ा वैसे ऐसे, नहीं। वो जो कक्षा का तल है वो वही फिक्स रहता है। ये कक्षा हो गई और कक्षा का एक तल हो गया, इसको हम लोग ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन, कक्षा तल कहते हैं। उसी तल पे कक्षा है पृथ्वी की। क्लियर है? अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो बहुत ध्यान मत देना, कुछ टेढ़ा ही ज्यादा हो गया है। घबराओ नहीं, काम चल रहा है ना, समझ पा रहे हो? ये हो गया क्या बेटा? कक्षा तल।
अभी तो लाइन दिख रही है ना, क्लियर है। तो ये क्या बना, कक्षा का तल, और ये बना कक्षा तल पर लंब। क्लियर है। ये अभी पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं, वो तो बाय द वे पृथ्वी बीच में है। तो ये हो गया आपका कक्षा तल, बोले ये वाली। अब ये तो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। ये कक्षा तल हो गया, और ये हो गया कक्षा तल पर लंब। अब पृथ्वी की एक्सिस कैसी है वो थोड़ा देखना है। तो पृथ्वी की एक्सिस कुछ ऐसी है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया भाई। ये वास्तव में ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ। क्लियर है। एक बालक ने कहा कि सर ऐसे घुमा दीजिए अच्छा लगे। फर्क क्या पड़ता है यार, जिधर मन करे उधर घुमा लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ये क्या हो गई बेटा, विषुवत रेखा। अब ठीक है, जब हम पृथ्वी को सीधा दिखाते हैं, ये विषुवत रेखा, और ये एक्सिस, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये 0 डिग्री। तो अगर इसको घुमाएंगे तो डेफिनेटली ये भी घूम जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, आ जाना। ये वाला डिग्री 3.5, यही ना मैंने बोला। पृथ्वी का जो अक्ष है, एक्सिस है, वो कक्षा तल से बने लंब से 23.5 डिग्री, और कक्षा तल से 6.5, अभी तो लिखा आपने। ये वाला जो एंगल है वो क्या है बेटा, अरे टोटल 90 डिग्री है बेटा, जितना तो कोई भी बता देता है कि 23.5 निकाल दोगे तो 66.5 बचेगा। तो कक्षा तल से जो इंक्लिनेशन है एक्सिस का वो 66.5 डिग्री है, और कक्षा तल पर बने लंब से जो इंक्लिनेशन है वो 23.5 डिग्री। क्लियर है। अब बस काम हो गया। अब ज्योमेट्री मेट्री घर पे जाके समझना, अब ज्योमेट्री में तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये डिग्री भी होगी 23.5 डिग्री, और ये डिग्री होगी 23.5 डिग्री। अब घर पे समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम तो उपलब्ध है ही है। ज्योमेट्री का मामला है, अब भूगोल का मामला नहीं है। ये 23.5 तो ये 23.5, ये 23.5 ये 66.5, और ये 66.5 तो ये 23.5, ये 23.5 तो ये 23.5, और ये 23.5 तो ये 23.5, पक्का। क्लियर है। अब सीधा कर लो धरती को, भाई कितना देर उसको झुका झुका रखोगे, तकलीफ हो रही है, उसको सीधा कर लो। ये हमारा मिल गया कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, और ये हो गया 23.5 डिग्री। अब सीधा कर लिया भैया, और ये अब समझ में आया कि कर्क और मकर रेखाएं 23.5 अंश पे ही क्यों है। बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री है। अगर वो झुकाव 30 डिग्री होता तो कर्क और मकर रेखाएं 30 डिग्री पर होती। वो झुकाव, अगर ये झुकाव अगर 40 डिग्री होता तो क्या ये सब 40 नहीं होते। ये 23.5 क्यों आया, क्योंकि ये 23.5 है। ठीक है। अब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है बेटा, जो बहुत स्थान से, यदि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 30 डिग्री होता तो सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन कितनी डिग्री होता। अब कौन सी किताब में रटोगे, तो किसी किताब में नहीं मिलेगा। यदि पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कक्षा तल पर बने लंब से 30 डिग्री होता तो धरती पर सूर्य की लंबवत किरणों का कुल विचलन कितनी डिग्री होता, 60 डिग्री होता है।
कौन सी परेशानी है? झुकाव अगर 20 डिग्री होता तो कुल विचलन 40 डिग्री होता, 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे। अरे भाई 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर हुआ, 20 होता तो 20 इधर 20 इधर, टोटल 40 डिग्री। क्लियर है बेटा? डायग्राम बनाइए। अब नाम लिख दे रहा बेटा सबका। ये तो 0 डिग्री हो ही गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा 23.5 डिग्री। इसका नाम है क्या? कर्क रेखा। और इसका नाम है क्या बेटा? मकर रेखा। स्केल उसके लेके चले थे, वेरी गुड। वह गोला ठीक नहीं बना पा रहे हो, है ना? गोला तो ठीक बना तुम्हारा, कैसे इतना सटीक बना लिया? एक बच्ची भूगोल पढ़ती थी हमारे, बड़ी चालाक थी। वो जब पृथ्वी बनाना होता अपनी चूड़ी निकाल लेती थी, ठीक है, और एकदम दिमाग से बनाती थी गोल। तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, सब आसपास के साधनों का प्रयोग कर लेते हैं। कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, जो ऑनलाइन वाले हमारे मित्र हैं उनसे भी बात हो रही है, ऑफलाइन वाले किसी कोई डाउट हो बेटा बात करो। आज मैं थोड़ा फुर्सत में हूँ तो समझाऊंगा आपको। ये जो 23.5 आया है बेटा, ये ज्योमेट्री का मामला है, ये भूगोल का मामला है ही नहीं है। और ये 23.5 सिर्फ इस वजह से आया कि वर्टिकल से इंक्लिनेशन 23.5 है। और हमने बताया ना कि ये 23.5, ये भी 23.5, ये 23.5, ये 66.5, ये 66.5 तो ये 23.5, ये 23.5 तो ये 23.5, ये 23.5 तो पक्का वो 23.5। ये ज्योमेट्री आप पढ़े होगे तो उसमें सब हाँ, वो एकांतर कोण, धिमाका कोण, दुनिया भर का सब है उसमें कॉन्सेप्ट। बहरहाल क्लियर हुआ बेटा? अब आपको समझ में आया कि आखिर, नहीं हम भी परेशान थे जब विद्यार्थी जीवन में कि आखिर यार कर्क रेखा 12.5 लगाने क्या जरूरत थी? 23 कर दिए होते, पूरा 24 कर दिए होते, 23.5 क्यों? तो 23.5 और ऊपर और 23.5 नीचे ये इसलिए आया क्योंकि सूर्य पृथ्वी का जो एक्सिस है वो वर्टिकल से 23.5 में झुका हुआ था, इस वजह से 23.5 आया, नहीं कुछ और आता। एक्सिस का जितना झुकाव होता उतना आता अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। अब समस्या ये है कि काहे रेखा खींचा कर्क और मकर रेखा? क्या पर्पज है इसको खींचने का? धरती पे तो कहीं नहीं दिखती, इसको खींचा क्यों? तो कभी नाम सुना था लक्ष्मण रेखा का? लक्ष्मण रेखा का नाम सुने? कहाँ सुने भैया? रामायण में सुने हो? तो थोड़ा बताओ ना इसके बारे में, कैसी रेखा का थी? बोलो, मुंह मत खोलो, बोलो। काल्पनिक थी? नहीं यार, रामायण में तो काल्पनिक नहीं थी। आ, हाँ हाँ, रामायण में जहां तक मैंने सुना है, समझा है, पढ़ा है कि सीता जी लक्ष्मण जी थे, रामचंद्र जी कहीं शिकार उकार पर निकल गए थे, बड़े जोर से चिल्लाने लगे, कह रहे लक्ष्मण बचाओ बचाओ। और रामचंद्र जी सहेज के गए थे लक्ष्मण को कि छोड़ के जाना मत सीता को। सीता जी इन्फोर्स करने लगे, कह रहे जाके बचाओगे कि मर जाएंगे जंगल में। तो उन्होंने कहा अरे मैडम अलाउड नहीं है हम यहाँ से जाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जाना ही होगा तुमको, रामचंद्र जी को बचाना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मंजूर है। लेकिन फिर उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने एक अपने धनुष से रेखा खींच दी
और उस रेखा, हाँ, उस रेखा का बाण से एक रेखा खींचा और उस रेखा का नाम रखा गया लक्ष्मण रेखा। और सीता जी से कहा गया कि मैडम सावधान रहिएगा, इस रेखा को क्रॉस मत करिएगा, है ना। और मैडम है कि मानी ही नहीं। वो जो भी कारण रहा हो, उन्होंने उस रेखा के उल्लंघन कर दिया और क्या क्या हो गया वो आपने देखा। कहा जाता है कि उस लक्ष्मण रेखा का तो सीता जी ने उल्लंघन किया, लेकिन हमें अपने जीवन में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारी लक्ष्मण रेखा खींची गई है, समाज ने जो हमारी लक्ष्मण रेखा बनाया है, उसे हमें उल्लंघन नहीं करना है किसी भी हालत में। ये भी लक्ष्मण रेखा है, कर्क और मकर रेखा, ये सूर्य की लक्ष्मण रेखा है। और सूर्य से कहा गया कि देखिए सीता जी वाला काम आप मत करिएगा, आप उल्लंघन मत करिएगा, सूर्य कभी उल्लंघन नहीं करता। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहती हैं। कभी सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से उत्तर नहीं जाती और कभी सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा से दक्षिण। यहाँ से बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा के फिरा के ऐसे वैसे घेरते हैं। भारत से भी और विश्व से भी कहीं से पूछे जा सकते हैं। भारत में निम्न में से किस शहर पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होंगी? तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है जो मैंने बताया। कर्क रेखा सौभाग्य से भारत के बीच से गुजरती। कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है वो कर्क और मकर के बीच तो है नहीं, और डेफिनेटली कर्क रेखा से ऊपर के जितने इलाके हैं वहां सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती। एक दिन घर पे बैठ के मोटा मोटा देख लो कि कर्क रेखा के ऊपर प्रदेश कौन कौन से हैं। तो मुझे लगता है पूरा बिहार है, पूरा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, थोड़ा सा इलाका। और वहां के शहरों का नाम ले लेके पूछेगा तो किताब में तो नहीं रट पाओगे। अगर किताब में 2-4 शहर देगा, वो कोई नया शहर गढ़ लेंगे, तो सतर्क रहिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस रेखा से नीचे के जितने इलाके हैं भारत के, वो जब भी परीक्षा में पूछेंगे बड़ा क्लियर सिम्टम्स देंगे आपको। वहां वर्ष में किसी न किसी दिन सूर्य की किरणें लंबवत जरूर होंगी। और कर्क रेखा से ऊपर जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में किसी शहर पे सूर्य की किरणें वर्ष में किसी भी दिन एकदम 90 डिग्री पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से उत्तर कभी लंबवत होती ही नहीं। तो भारत का तो वही है, पूरे विश्व का देख लेना। कुछ बड़े बड़े जो शहर है, अरे भाई कर्क रेखा देखो ना ऊपर जा रही है, तो खाली भारत से ही थोड़ी गुजर रही है। मैप खोल के एक दिन बैठ जाइए, थोड़ा बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े देश हैं, थोड़ा उस पर नजर बना के रखिए। यहाँ से घेरेंगे तो आपकी बुद्धि गुम हो जाएगी, पढ़ा लिखा भी गलत करके आओगे। क्लियर है बेटा? चले आगे बढ़े। डायग्राम हो गया बेटा? लिखे स्पष्ट है? पूरे वर्ष भर में संपूर्ण पृथ्वी पर, स्पष्ट है, पूरे वर्ष भर में संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य होता है। कर्क रेखा से लेके कहा बेटा? मकर रेखा के मध्य होता है। क्लियर है? अर्थात सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन पूरी पृथ्वी पर 47 डिग्री होता है। सहमत हैं? यानी 23.5 अंश उत्तर की ओर और 23.5 अंश दक्षिण की ओर। कितना होता है बेटा? 47 डिग्री, 47 डिग्री होता है। कैसे होता है बेटा? विषुवत रेखा से 23.5 नॉर्थ की तरफ और विषुवत रेखा से 23.5 साउथ की तरफ। तो टोटल डेविएशन दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है बेटा? 47 डिग्री का डेविएशन दिख रहा है। यानी इसी 47 डिग्री के बीच में
सूर्य की किरणें वर्ष में कभी न कभी लंबवत होती हैं, लेकिन ध्यान रखना एक ही जगह पे रोज लंबवत नहीं होती। अब जैसे कभी यहां लंबवत है तो फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, करते करते यहां तक। लेकिन अब मकर रेखा के नीचे कभी नहीं। जैसे मकर लाइन को छुआ वैसे बिजली का झटका लगा और ये फिर वापस चल पड़ेगी। फिर ऐसे जाते 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 कर्क रेखा, और जैसे कर्क रेखा को छुआ शॉक लगा फिर वापस। तो ध्यान रखना कभी कर्क रेखा से उत्तर की ओर नहीं और कभी मकर रेखा से दक्षिण की ओर नहीं। सूर्य की लंबवत किरणें इसके बियॉन्ड नहीं जाती। लेकिन ये पूरा जो विचलन होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, वो पूरे साल भर में होता है। कभी आपने सुना है कि हम लोग कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो रहा है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है? पूजा पाठ में तो बहुत पंडित लोग बोलते हैं, है ना? तो अभी क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है कि दक्षिणायन हो रहा है? हाँ, सुन के हाँ कॉपी करोगे। हाँ बिल्कुल दक्षिणायन हो रहा है। अभी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा को पार की कि नहीं? 23 सितंबर को। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो अगस्त है। तो अगस्त अभी इधर है, यानी अभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ही है। 23 सितंबर को आ जाएगा ठीक विषुवत रेखा पर, और 23 सितंबर के बाद वो प्रवेश करेगा किधर? दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है? और जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा वैसे वैसे आपको महसूस कराएगा कि अब ठंड की दस्तक होगी, है ना? उधर गर्मी शुरू हो जाएगी। यही होता रहता है। साहब जिधर रहते हैं उधर गर्मी रहती है, ठीक है, और इसके अपोजिट तरफ ठंडक रहती है। लिखें अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन होगा बेटा, मैंने इशारा कर दिया, आप समझते रहिएगा, है ना? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे वो मुझे नहीं मालूम। एक बार तो यही पूछा, मुझे लगता है सब रटे वटे होंगे, क्योंकि पूछने के बाद तो दुनिया रट लेती है, पूछने के पहले रट लो तो बात बने। उसने पूछा कि मकर रेखा को दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार काटती है? अब सब रट लिए हैं लिम्पोपो नदी, लेकिन जब पूछा था तो बता नहीं पाया कोई। तो अभी नदी पूछा है, कल वो कुछ और पूछेगा, कल अफ्रीका छोड़ के दक्षिण अमेरिका में चला जाएगा, जंगल पूछ लेगा, पहाड़ पूछ लेगा, स्थान पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आई डोंट नो, लेकिन पूछ तो जरूर लेगा। तो मैप खोल के बेटा घर पे बैठो, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा का सारा तमाशा देख लो, देशों को गिन लो पूरी धरती पर, भौगोलिक स्थितियों को देख लो एक बार, सब शहरों का नाम देख लो, जितना काम कर सकते हो कर लो, जितना करोगे उतना ही कम है। और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। क्लियर है बेटा? लिखे सूर्य की लंबवत किरणें पूरे वर्ष भर में, सूर्य की लंबवत किरणें पूरे वर्ष भर में कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य एक चक्कर पूर्ण करती हैं। जिससे अनेक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे अनेक स्थितियां क्या होती हैं बेटा? उत्पन्न होती हैं। जो निम्न है, अनेक स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो क्या है बेटा? निम्न है। ठीक है, अब निम्न की चर्चा कल किया जाएगा बेटा। आज यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू।